वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 6 नवंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल हर घर दस्तक कैंपेन के बारे में है। नाम से ही समझ में आ रहा है जैसे कोई आपके घर पर आकर आपका दरवाजा खटखटाए या दस्तक दे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी लॉन्च किया है हर घर दस्तक कैंपेन। अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सरकार आपके घर का दरवाजा खटखटाएगी। वैसे तो कोविड-19 वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ी से चला और बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन ली भी, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक कोविड-19 वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लिया है। कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव काफ़ी कमज़ोर रही है और लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट को पुअर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट कहा गया है। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले पुअर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में आते हैं, वहां पर गवर्नमेंट के हेल्थ केयर वर्कर्स जाएंगे, लोगों से बात करके उन्हें वैक्सीनेशन देंगे। इसीलिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। अभी तक कितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं इंडिया में, हम बात करेंगे गवर्नमेंट डेटा की। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग जो भी एलिजिबल पॉपुलेशन है यानी 18 ईयर एंड अबव, उसमें 78% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कम से कम कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज तो ले ही लिया है और 38% पॉपुलेशन ऐसी है जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा डोज भी ले लिया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मोलनुपिराविर के बारे में है। क्या है ये मोलनुपिराविर? मोलनुपिराविर एक दवा है। ये दवा है तो किस बीमारी में काम करती है? ये काम करती है कोविड-19 में। लेकिन हमें तो पता है कि कोविड-19 में कोई दवा काम ही नहीं करती। देखिए, वैसे तो कोविड-19 में कोई दवा काम नहीं करती, रेदर जो सिम्टम्स हैं उन्हें ही ट्रीट किया जाता है। बुखार है तो बुखार की दवा, दर्द है तो दर्द की दवा। लेकिन ये एक इन्वेस्टिगेशनल ओरल एंटीवायरल ड्रग है। ओरल का मतलब ये है कि इसे इंजेक्शन से नहीं दिया जाता, एक पिल हो सकती है जिसे आप खा सकते हैं। अब इस पर रिसर्च चल रही है कि कितना कारगर है, लेकिन स्टिल ये पाया गया है कि कोविड-19 को ट्रीट करने में ये थोड़ा बहुत तो मददगार साबित होता ही है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग और तेज हो ताकि दुनिया भर में जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उन्हें और बेहतर तरीके से ट्रीट किया जा सके। इसी उद्देश्य से रिसर्चर्स ने अभी हाल ही में एक एंजाइम को इंजीनियर किया है यानी कि तैयार किया है, जिसकी मदद से हम मोलनुपिराविर की मैन्युफैक्चरिंग को तेज कर पाएंगे। मोलनुपिराविर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एंट्री वायरल ड्रग से बिलोंग करता है, मतलब एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन से बिलोंग करता है जिसे न्यूक्लियोसाइड एनालॉगस कहा जाता है। उसी से बिलोंग करता है मोलनुपिराविर। मोलनुपिराविर वर्क कैसे करता है? एक्चुअली में जो वायरस होता है ये उसके आरएनए में कुछ एरर क्रिएट कर देता है, कुछ गड़बड़ी कर देता है, जिसकी वजह से जो वायरस है वो ह्यूमन सेल में खुद को रेप्लिकेट नहीं कर पाता, मतलब अपने नंबर्स को एनहेंस नहीं कर पाता और धीमे धीमे वो खत्म हो जाता है। इनिशियली इस ड्रग का इस्तेमाल हम इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए कर रहे थे। फिर हमने टेस्ट किया कि क्या ये कोविड-19 पे वर्क करेगा। क्या थोड़ा बहुत काम कर गया तो हमने इसका इस्तेमाल कोविड-19 के लिए भी करना स्टार्ट कर दिया। मैकेनिज्म कैसे है? ये जो दवा है ये सबसे पहले तो वायरस का जो रेप्लिकेशन है, मतलब उस वायरस की खुद की संख्या को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है ह्यूमन सेल में, उसे रोक देता है। ये उस क्रिटिकल एंजाइम को एल्टर कर देता है जिसकी मदद से वायरस अपनी संख्या को बढ़ाता है, ह्यूमन बॉडी के सेल में खुद को रेप्लिकेट करता है। वो उस पूरे प्रोसेस को ही कट डाउन कर देता है। इसका इमरजेंसी यूज का ऑथोराइजेशन अभी अवेटेड है, बट ये पा लिया गया है कि हाँ, मतलब ये काम कर रहा है। फिर भी ये अलाउड है कि 5 डे रेजिमेंट में, मतलब 5 दिनों तक इस दवा के जरिए ट्रीट करने की कोशिश की जा सकती है पेशेंट को। काम बना तो बना, नहीं बना तो कोई बात नहीं। कंप्लीट ऑथराइजेशन अभी भी नहीं मिला है। तो ये सारी बातें मोलनुपिराविर के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लखपति SHG वुमेन इनिशिएटिव के बारे में है। SHG ये स्टैंड करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है लखपति सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन इनिशिएटिव। ध्यान दीजिएगा, फिर से बोलता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है। लखपति वर्ड से स्पष्ट हो रहा है कि यहां पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाले लोग हैं उन्हें लखपति बनाने की प्लानिंग चल रही है। लखपति बनने का मतलब ये होता है कि उनकी इनकम कम से कम 1 लाख तो हो। 1 लाख का महीना कुछ ज्यादा हो जाएगा, 1 लाख रुपए पर एनम की बात चल रही है यहां पर। इस इनिशिएटिव के जरिए जो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, गांवों में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करते हैं, जहां पर कुछ लोग आपस में इकट्ठा होते हैं, कोई एक कॉमन काम स्टार्ट करते हैं जिसकी मदद से सभी को फायदा होता है। इसमें जो महिलाएं इन्वॉल्व हैं उनकी एनुअल इनकम कम से कम 1 लाख रुपए की हो जाए। इसके लिए सरकार उनके सोर्स ऑफ इनकम को डाइवर्सिफाई करेगी।
उनके पास एक से अधिक सोर्स हो इनकम के। वो एग्रीकल्चर के साथ साथ जुड़ी हुई सर्विसेज हो सकती हैं, लाइफ स्टॉक, वो मवेशी पाल सकते हैं, या फिर NTFP, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। टिम्बर मतलब लकड़ी हो गया, जंगल से लकड़ी काटना अलाउड नहीं होता, लेकिन कुछ नॉन टिम्बर प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। कोई फ्रूट हो सकता है, पत्ते हो सकते हैं, इनका इस्तेमाल करके भी इनकम अवेल की जा सकती है। तो इसके जरिए हम जो SHG में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनकी सोर्स ऑफ इनकम को डाइवर्सिफाई करेंगे ताकि उनके पास ज्यादा पैसे बचें। इसके जरिए 25 मिलियन 25 मिलियन रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन को अगले 2 सालों तक लाइवलीहुड सपोर्ट देने की बात की जा रही है। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस इन एशिया पैसिफिक रीजन रिपोर्ट के बारे में है। नाम से स्पष्ट है, ये एक रिपोर्ट है। अब यहां पर एक बात और क्लियर है कि ये एशिया पैसिफिक रीजन से यानी कि क्षेत्र से संबंधित एक रिपोर्ट है। यहां पे बात की जा रही है क्लाइमेट रेजिलियंस की। क्लाइमेट रेजिलियंस का क्या मतलब होता है? रेजिलियंस का मतलब होता है किसी भी चीज को सहने की क्षमता। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से कई सारी चीजों पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। तो क्या हमारा एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को सहने की क्षमता रखता है? उसे ही कहा जाएगा क्लाइमेट रेजिलियंस। अगर ये क्षमता नहीं है तो हम उसे बिल्ड करेंगे। इस रिपोर्ट में यही बात की गई है कि हम कैसे एशिया पैसिफिक रीजन में क्लाइमेट रेजिलियंस को और बेहतर कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के द्वारा, जिसे आप IFAD भी बोल सकते हैं। एशिया पैसिफिक रीजन में अगर आप ध्यान दें तो दुनिया की जो भी पुअरेस्ट पॉपुलेशन है, ऐसे लोग जो बहुत ही गरीब हैं, उसके 2/3 लोग आपको एशिया पैसिफिक रीजन में मिलेंगे। मतलब दुनिया का ये एक ऐसा हिस्सा है जहां पर गरीबी कंपैरेटिवली ज्यादा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से एडिशनल थ्रेट आता है, क्लाइमेट बदल रहा है, उनके पास जो थोड़े बहुत आजीविका के साधन हैं वो भी छिन जाएंगे। एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं वो अक्सर खेती पर, कृषि पर निर्भर होते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर वो प्रभावित होता है तो उनकी आजीविका चली जाएगी, उनका लाइवलीहुड छिन जाएगा। UN एस्केप के मुताबिक क्लाइमेट, वेदर और जियोफिजिकल हैजार्ड, जो कई सारे हजार्डस इवेंट होते हैं, डिजास्टर्स आते हैं, उनसे लगभग $780 बिलियन का नुकसान हर साल एशिया पैसिफिक रीजन को सहना पड़ता है। ASAP के बारे में बात करते हैं, एडाप्टेशन फॉर स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर प्रोग्राम के बारे में। IFAD ने ही इस प्रोग्राम को 2012 में लॉन्च किया था। IFAD वही संस्था है जिसने इस रिपोर्ट को निकाला है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ये एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में वर्क करते हैं। 2012 में इन्होंने इस प्रोग्राम को तैयार किया था। फ्लैगशिप प्रोग्राम है इनका, जहां पर ऐसे लोगों के लिए प्रयास किया जाता है जिनके पास खेती की कम जमीन है। इन्हें आप स्मॉल होल्डर फार्मर बोलते हैं, जिसके पास 2 एकड़, 1 एकड़ से भी कम खेती की जमीन है। 41 देशों में जो ऐसे किसान हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है और क्लाइमेट चेंज की वजह से उन्हें और भी नुकसान हो रहा है, तो जो क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए फंड मिलता है उसको ये डाइवर्ट करते हैं मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स को, ताकि वो बढ़िया खेती कर सकें। बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, लाओस, नेपाल और वियतनाम में किसानों को इसका फायदा मिला है। फर्स्ट फेज में यह प्रोग्राम 2012 से 17 के बीच में चला था। अब इसका नेक्स्ट फेज लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। नाम दिया जाएगा ASAP प्लस, क्योंकि यह नया इनिशिएटिव होगा, उसका एक्सटेंडेड वर्जन होगा, इनहैंस्ड एडाप्टेशन फॉर स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर प्रोग्राम। यहां पर जो फोकस होगा वो वुमेन और यंगस्टर्स पे सबसे ज्यादा होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सर्विकल कैंसर के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? रिसर्चर्स को अभी हाल ही में यह पता चला है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, जिसे सर्वेरिक्स भी कहा जाता है, यह महिलाओं में सर्विकल कैंसर को कम करने में काफी हद तक कारगर साबित हो रहा है। इसके पहले कि हम आगे कुछ भी समझें, आपको समझना होगा कि सर्विकल क्या होता है। देखिए, सर्विकल वुमेन में यूट्रस का नीचे का हिस्सा होता है। वुमेन के यूट्रस के नीचे और वजीना के ऊपर आपको एक कनाल नुमा आकृति दिखती है, इसे ही कहा जाता है सर्विक्स। सर्विक्स में अगर कैंसर होता है तो इसे ही कहा जाता है सर्विकल कैंसर। अगर यहां पे जो कुछ सेल्स हैं वो कैंसरस हो गई हैं तो इस प्रकार के कैंसर को सर्विकल कैंसर कहा जाता है। ये सेकेंड मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ कैंसर है इन वुमेन। फर्स्ट एबंडेंट टाइप ऑफ कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। महिलाओं में सबसे ज्यादा जो कैंसर पाया जाता है वो स्तन कैंसर होता है और दूसरे नंबर पर सर्विकल कैंसर होता है। अब यहां पर देखिए, ये टाइप ऑफ कैंसर है जो सर्विक्स में होता है। सर्विक्स लोअर पार्ट है यूट्रस का, जो
यूट्रस को वजीना से कनेक्ट करता है, ये तो हमने समझ लिया, इमेज में भी हमने देख लिया। देखिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं जो सर्विकल कैंसर को कॉज करते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से अगर किसी वुमेन की बॉडी एक्सपोज होती है तो जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो हार्म करने से रोकता है। लेकिन अगर ये वायरस काफी लंबे समय तक सर्विक्स में प्रेजेंट रह गया तो वो बाद में सर्विकल सेल्स को कैंसरस बना देता है और वहां पर कैंसर कॉज हो जाता है। एचपीवी वैक्सीन, जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, ये 2 प्रकार के सर्विकल कैंसर के खिलाफ काम करता है, या 2 प्रकार के ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के खिलाफ काम करता है, उनके 2 स्ट्रेन के खिलाफ। स्ट्रेन मतलब उसके कई सारे प्रकार। HPV 16 और HPV 18, इनके खिलाफ ये जो वैक्सीन है ये कारगर साबित होती है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन वायरल इंफेक्शन है जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, मतलब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां पर ये कैंसर कॉज कर सकता है या इंफेक्शन कॉज करता है। वैसे तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के 100 से ज्यादा टाइप हैं, लेकिन इनमें 40 टाइप ऐसे हैं जो सीधे डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से इंफेक्शन कॉज करते हैं। जो 40 हैं, इनमें से 2 जेनिटल वार्ट में इंफेक्शन कॉज करते हैं। जो भी मेल या फीमेल के जेनिटल पार्ट्स होते हैं वहां पर ये इंफेक्शन कॉज करते हैं। अनयूजुअल स्किन ग्रोथ देखने को मिलती है, इसे ही वार्ट कहा जाता है। डजन ऑफ एचपीवी जो हैं वो अलग अलग तरीके के कैंसर को कॉज करते हैं। इसके लिए अलग अलग तरीके की वैक्सीन भी होती हैं। एचपीवी वैक्सीन के टाइप यहां पे बताए गए हैं। तो एक तो है क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन। क्वाड्रीवैलेंट में जो वर्ड है क्वाड, आप समझ रहे हैं, क्वाड का मतलब होता है 4, मतलब ये 4 प्रकार के एचपीवी वायरस के खिलाफ कारगर है। HPV 16, 18, 6 और 11, जिनमें से 6 और 11 ये जेनिटल पार्ट में कैंसर कॉज करते हैं। दूसरा है बाईवैलेंट वैक्सीन। बाई से स्पष्ट है कि ये 2 प्रकार के कैंसर में काम करता होगा, जिसे सर्विक्स बोलते हैं, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। ये HPV 16 और 18 के तहत काम करता है, मतलब उसके लिए काम करता है। और इसके अलावा होता है नॉन वैलेंट वैक्सीन, जिसे गैडिसिल 9 कहते हैं। ये लगभग 9 प्रकार के HPV स्ट्रेन के खिलाफ वर्क करता है। जो वैक्सीन है ये गर्ल्स और वुमेन में सर्विकल कैंसर होने से पहले अगर दे दिया गया तो उसके खतरे को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, या काफी हद तक खत्म कर देता है, पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पोलराइज्ड लाइट के बारे में है। लाइट के पोलराइजेशन के जरिए हम कई सारे ऐसे प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी कर सकते हैं जो हमारे सन के नहीं बल्कि किसी और स्टार के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसा एस्ट्रोनॉमर्स ने इंडिया के हाल ही में समझा है, जहां पर उन्होंने ये बोला कि ऐसा कोई प्लैनेट जो सन के अलावा किसी और स्टार को स्टडी कर रहा है, अगर उससे इमिट होने वाली लाइट को हम पोलराइज कर लेते हैं तो हम उसके एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है उसे बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। ये तो कॉन्टेक्स्ट रहा। अब पोलराइज्ड लाइट का क्या मतलब होता है, समझिए। लाइट का एक सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब यहां पे 2 वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। तो जब भी लाइट किसी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो उसके साथ वाइब्रेशन के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करता है। लाइट के पोलराइजेशन में जो रोल होता है वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। समझने वाली बात यह है कि जब भी लाइट ट्रेवल करती है, सपोज करिए ये जो टॉर्च है इससे हमने लाइट की बीम को छोड़ा है, तो ये लाइट जो निकलेगी वो अनपोलराइज्ड होगी। लाइट के अनपोलराइज्ड होने का मतलब यह है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किसी भी दिशा में हो सकता है, किसी भी दिशा में हो सकता है। जैसे यहां पर दिखाया गया है अनपोलराइज्ड लाइट को। अनपोलराइज्ड लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाइब्रेशन के फॉर्म में किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे इसका डायरेक्शन देखिए, जब अनपोलराइज्ड है तो एक तो इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में ये स्कैटर्ड है। स्टडी के पर्पज से लाइट को पोलराइज किया जाता है ताकि उसे सिस्टमैटिकली स्टडी किया जा सके। इसके लिए सिंपली हमें एक पोलराइजर की आवश्यकता होती है। एक पोलराइजर जिसमें कुछ डायरेक्शंस डिफाइन कर दिए जाते हैं। जैसे यहां पर एक लाइन ड्रॉ की गई है जो स्ट्रेट है। इसका मतलब यह है कि ये बाकी डायरेक्शंस का जो पोलराइजेशन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग दिशा में भटक रहा है, ये उसको ब्लॉक कर देगा। और इस लाइन में जो स्पेस है, ये स्पेस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के ही मैग्नेटिक फील्ड को या वाइब्रेशन को क्रॉस करने देगा। मतलब इसने सारे वाइब्रेशंस या जो अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था उसे ब्लॉक किया और केवल इस डायरेक्शन के मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ किया इसके
इस पार आने को। तो जब लाइट का मैग्नेटिक फील्ड या वाइब्रेशन यूनिडायरेक्शनल हो जाता है तो उसे कहा जाता है लाइट का पोलराइज होना, या लाइट का या प्रकाश का ध्रुवीकृत हो जाना। इसी के जरिए यहां पर वेरियस प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने की बात चल रही है। उसी बात को यहां आसान भाषा में लिखा गया है कि जब लाइट ट्रेवल करती है वेव्स के फॉर्म में तो वो अप और डाउन वाइब्रेट करती है। ये अप और डाउन किसी फिक्स डायरेक्शन में नहीं होते, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या किसी भी एंगल में जो पॉसिबल है। जो पोलराइज लाइट होती है उसमें जो वाइब्रेशन होता है उसका केवल एक एंगल होता है। लाइट जो है उसे एक पोलराइजिंग फिल्टर के जरिए पोलराइज किया जाता है और एक डायरेक्शन में अलाइन कर दिया जाता है। छोटा सा ओनली अ स्मॉल सिलेक्शन ऑफ द वेव कैन पास थ्रू, जो हम बात कर रहे थे, बाकी वो ब्लॉक कर देगा, केवल एक डायरेक्शन के जो वेव्स हैं उनको क्रॉस करने देगा। जैसे हम सनग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं तो वो ब्राइटनेस को कम कर देता है, हमारे विजन को कॉम्प्रोमाइज किए बिना हमें जो लाइट है उसे देखने देता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वही बात लिखी है जो मैंने आपको समझाई है और अब आप इसे समझ भी गए हैं। रिवीजन करते हैं। हर घर दस्तक कैंपेन, ये मेगा कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन है, दैट्स ट्रू। मोल्नुपिराविर, ये डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए डेवलप किया गया है, बिल्कुल गलत है, ये कोविड-19 के लिए ही डेवलप किया गया है। लखपति सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है, गलत है, मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। एडेप्टेशन फॉर स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर प्रोग्राम, ये नीति आयोग का है, 2010 में लॉन्च किया गया। ये आईफैट का है, हमने डिस्कस किया था, ये भी गलत है। पोलराइज लाइट, ये वेव्स को जो वाइब्रेशंस हैं उन्हें एक एंगल में अलाउ करता है, दैट्स ट्रू। तो रिवीजन हमने कर लिया। सेशन की पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फर्दर आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च भी कर सकते हैं। आपको चैनल पे 1,21,000 सब्सक्राइबर्स दिखेंगे, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और रिवीजन करिएगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।